Hello everyone, welcome to Affinity Digital. Today we are going to solve Megastatic 1 Zoology paper. So the topics were Animal Kingdom, Structural Organization in Animals, Biomolecules and Digestion and Absorption. So let's see the question. Okay. So the first question is, the following histological layers are present in wall of human alimentary canal from esophagus to rectum. So esophagus to rectum मतलब alimentary canal में हमेशा 4 layers रहते हैं, हम जानते हैं ये. सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो है सेरोसा, जो एक थिन लेयर ऑफ मेसोथेलियम है. तो यहाँ पे सेरोसा है. The next layer is always muscularis. So muscularis is basically क्या होता है, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर है. तो नेक्स्ट इज muscularis layer. तो थर्ड जो है वो है सबम्यूकोसा. सबम्यूकोसा में रहता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व, ब्लड, ये जो सप्लाई होता है तो वो आता है सबम्यूकोसा में. तो सबम्यूकोसा इज दिस वन. एंड जो लास्ट लेयर है वो हमेशा क्या होता है, म्यूकोसा होता है, जहाँ पे जैसे ग्लैंड्स रहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्रिप्स ऑफ लाइबोकुहेन. तो द लास्ट लेयर इज म्यूकोसा. सो अकॉर्डिंग टू दिस, आउटर इज सेरोसा, उसके बाद आता है मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 4, A, C, D, E. So let's go to the next question. Okay. The next question is, select from the following the total number of enzymes secreted by the pancreas. So pancreas जो होता है एक बहुत ही important gland है जो digestion में help करता है, वो हम सभी जानते हैं. और pancreas एक ऐसा gland है जो सभी enzymes को like proteolytic enzyme, malolactic enzyme, lipolytic सभी enzymes को even nucleic acid breakdown करने के लिए भी enzyme produce करता है. तो आउट ऑफ दिस टेबल अभी हमें ढूंढना है कि कौन सा एंजाइम्स पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है. तो ऑब्वियसली ट्रिप्सिनोजन वो प्रोड्यूस करता है जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. पैंक्रियाटिक एमाइलेज हमें मिलता है, दैट इज एन एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग है. लाइपेज मिलता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज इज द प्रिंसिपल लाइपेज और मेन लाइपेज. उसके बाद पेप्सिनोजन इज नॉट द एंजाइम, प्रोरेनिन भी नहीं है, ये मिलता है स्टमक में. मेल्टेज, सुक्रेस ये नहीं है. काइमोट्रिप्सिनोजन इज अनदर वन, जो भी क्या है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम. प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी अनदर एंजाइम है, दैट इज एन आल्सो अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. एंड न्यूक्लियसेस जो डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा. तो ये these are all the enzymes produced by the pancreas. So कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6. So obviously the correct option will be number 6. So out of this table 6 enzymes are produced by the pancreas. So let's go to the next question. Okay, the next question is also from digestion. इसका मतलब है कि protection of mucosal epithelium from highly concentrated HCl in stomach is performed by. तो हम सभी जानते हैं कि HCl रहता है स्टमक में एंड HCl इज हाईली एसिडिक. तो ये HCl जो स्टमक का वाल है, म्यूकोसल एपिथेलियम, उसको ब्रेक डाउन ना कर दे या एक्सकोरिएशन ना करे, इसके वजह से द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज ऑब्वियसली म्यूकस. ओके, वो तो रिक्वायर्ड है ही, लेकिन एल्कलाइन म्यूकस, दैट्स व्हाई इट इज बाइकार्बोनेट आयन. सो बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस दोनों चाहिए ताकि जो स्टमक का इंटीरियर वाल है म्यूकोसा उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके. तो ए एंड बी तो कहाँ पे है, नंबर 3. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. बोथ बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिवेंशन, और हम बोल सकते हैं कि एक्सकोरिएशन ना करे HCl ऑफ द गैस्ट्रिक वाल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So ये भी डाइजेशन से ही है. If for some reason the parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to happen? तो पहले हमें ये जानना है कि जो parietal cell है या हम उसको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करता है. तो ये सेल जो है वो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेल है और ये प्रोड्यूस करता है HCl. और स्टमक में HCl का तो बहुत रोल है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज दैट इट इज कन्वर्टिंग द इनएक्टिव पेप्सिनोजन टू पेप्सिन.
अगर HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन नहीं बनाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोटीन्स विल नॉट बी डाइजेस्टेड इन द स्टमक। ओके, तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, द पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क। तो वो तो रिलेवेंट है ही नहीं क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम स्टमक में नहीं रहते हैं। The pH of stomach will fall abruptly. तो fall abruptly is also wrong. तो first question statement wrong है. pH of the stomach will fall abruptly भी wrong है. अगर HCl नहीं है तो pH तो fall नहीं होगा, pH कम नहीं होगा, वो तो बढ़ेगा ही. So that's why this statement is also wrong. Lipases will be more effective. So this statement is also wrong. Okay, lipase will be active जब bile salts होता है, तो HCl के साथ या parietal cells के साथ उसका relation नहीं है. And last is proteins will not be adequately hydrolyzed by pepsin into proteases and peptones. So ये statement correct है. क्यों correct है? क्योंकि in the absence of, मैंने जो बोला है कि parietal cells जब function नहीं करेंगे तो HCl नहीं produce होगा, then pepsinogen will not be converted to pepsin and pepsin will, जब पेप्सिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो प्रोटीन्स विल नॉट बी डाइजेस्टेड और इनएडिक्वेटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक. तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज नंबर 4. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाइजेशन से रिलेटेड है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर. ओके, हम सब ऑर्गन्स का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जहां पे वो मेन फंक्शन करता है. लीवर के साथ हमेशा ही हेपाटिक वर्ड तो एसोसिएटेड है ही, हम हेपाटिक वर्ड को बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, हेपाटिक डक्ट्स. हेपाटिक डक्ट से बाइल कैरी होता है एंड दे फ्यूज टू फॉर्म द मेन बाइल डक्ट. तो दैट्स व्हाई हेपाटिक डक्ट तो उसका आंसर नहीं है. उसके बाद है हेपाटोसाइट्स. हेपाटोसाइट्स मतलब हेपाटिक सेल्स, मतलब लीवर सेल्स है, लेकिन लीवर सेल इज ऑल्सो नॉट द आंसर, क्योंकि जब लीवर सेल्स एक कॉर्ड की तरह फॉर्म करके हेपाटिक लोब्यूल्स फॉर्म करता है तो हेपाटिक लोब्यूल जो है दैट इज नंबर 3 इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर. तो हेपाटिक लोब्यूल्स का मतलब है ये एक फॉर्मेशन है विच आर फॉर्म बाय द हेपाटिक सेल्स या हेपाटोसाइट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और जिसके ऊपर क्या रहता है, एक ग्लिसॉन्स कैप्सूल. तो hepatic lobules is the correct answer here. Kupffer cells is also not the correct answer. Kupffer cells का मतलब है ये एक phagocytic cell है जो लीवर में रहता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि structural and functional unit, तो it's very easy. It is the hepatic lobules. Okay. The next question is from animal kingdom. तो इसमें the इनकरेक्टली मैच पेयर के बारे में पूछा गया है जो करेक्टली मैच पेयर नहीं है. तो पोरिफेरा इज सेलुलर लेवल, दैट इज अ करेक्ट थिंग. पोरिफेरा सिर्फ एक ही ऐसा फाइलम है जो सेलुलर लेवल होता है. सेलुलर मतलब द सेल्स आर एग्रीगेटेड अरेंज एज लूज एग्रीगेट्स एंड दे आर नॉट फॉर्मिंग टिश्यूज और ऑर्गन्स. तो उनके बॉडी में टिश्यू भी नहीं होता है, ऑर्गन भी नहीं होता है. सेल जो है वो अपने आप में ही फंक्शन करता है एंड दे आर having a very little division of labor. तो ये this is the correct. तो हमें incorrect ढूंढना है, तो this is correct. Then nidaria और हम Coelenterata जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, टिश्यू लेवल होता है. तो सेकेंड फाइलम है, तो पोरिफेरा से थोड़ा सा एडवांस है. सिमिलर सेल्स विच आर डूइंग द सेम टाइप ऑफ फंक्शन, वो ज्वाइन होकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है. तो इन लोगों में जो पाया जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो करेक्ट. उसके बाद थर्ड ऑप्शन है एनिलिडा, और एनिलिडा में लिखा गया है ऑर्गन लेवल एंड दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, मतलब इनकरेक्ट पेयर पूछने के लिए बोला है, तो नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. तो एनिलिडा जो है दैट इज हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो एससी हेलमिंथिस से ही स्टार्ट हो जाता है. तो इन केस ऑफ एनिलिडा ऑल्सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट. उसका मतलब है कि when similar cells are grouped together to form organ system. Okay, तो उसको organ system बोलेंगे. तो that's why this is the correct answer. Mollusca is organ system, that is also correct. ये correct है, तो यही option incorrect है, that is number 3. Okay. Next आते हैं statements पे. तो ये statement जो है वो digestion से ही दिया गया है. तो पहले हम देखते हैं statement number 1 में क्या लिखा है. The site
smell and presence of food in the oral cavity can stimulate secretion of saliva. तो हम जब फूड को देखते हैं या स्मेल लेते हैं या फूड हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है तो सलाइवा सिक्रेशन होता है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, तो दिस लाइन इज ऑब्वियसली करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा गया है द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर ओनली अंडर न्यूरल कंट्रोल एंड फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गया, ओनली अंडर न्यूरल कंट्रोल लिखा गया है। तो ये ओनली अंडर न्यूरल कंट्रोल नहीं है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज है जैसे सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, ये सब न्यूरल भी है एंड सम फंक्शंस आर आल्सो रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। सो अगर यहाँ पे हम हार्मोन ऐड कर देते तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे अभी ओनली अंडर न्यूरल कंट्रोल दे दिया है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। तो उसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। सो ये हो जाएगा नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है जो डाइजेशन से ही है। तो ट्रिप्सिन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच ऑकर्स इन मैमल्स एंड डाइजेस्ट। सो ट्रिप्सिन जो है, हमें ये जानना है कि ट्रिप्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पैंक्रियास। तो पैंक्रियास उसके प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो आकर कहाँ पे काम करता है, डिओडेनम में। तो ये एक फर्स्ट थिंग हो गया, पैंक्रियास इज प्रोड्यूस इन द ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस इन द पैंक्रियास बट इज वर्किंग इन द डिओडेनम। तो ये हो गया। सेकेंड, अभी ये जानना है कि डिओडेनम में जो मतलब पीएच है वो कैसा है, दैट इज ऑब्वियसली एल्कलाइन पीएच। और ट्रिप्सिन जो है वो एक क्या एंजाइम है, दैट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम। तो अभी ये तीनों को जानने के बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो लिखा है स्टार्च इन बकल कैविटी, स्टार्च लिखा है तो ये हम उसको माइनस कर ही देते हैं, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे दिया है स्टमक में दिया है और वो भी एसिडिक मीडियम में, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन ये ठीक है इन डिओडेनम, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इन एन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रॉन्ग। एंड प्रोटीन इन डिओडेनम इन एन एल्कलाइन मीडियम, तो ये स्टेटमेंट पूरा ही करेक्ट है, तो आंसर होगा नंबर 4। So trypsin is a digestive enzyme which acts in the duodenum in alkaline medium. तो ये हो गया। Okay. Then next आते हैं, which one of the following will not take place when glucose is taken as food? जब हम ग्लूकोज को फूड की तरह लेते हैं तो क्या चीज नहीं होता है, तो ग्लूकोज सब क्या है, मोनोसेकेराइड है। सो जब वो मोनोसेकेराइड होता है तो मोनोसेकेराइड आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, हम जानते हैं, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ही मोनोसेकेराइड होता है। तो ऑब्वियसली जब हम ग्लूकोज को लेंगे तो वो ग्लूकोज जाके डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड देन विल बी डायरेक्टली एसिमिलेटेड। ओके, सो जब हम ग्लूकोज को ग्लूकोज की तरह लेते हैं तो वो इंस्टेंट एनर्जी देता है एंड दैट इज डाइजेशन उसको करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एंड प्रोडक्ट है, या हम बोल सकते हैं मोनोसेकेराइड है विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। सो इसलिए नंबर 2 होगा डाइजेशन। नेक्स्ट 160, एमाइलोलाइटिक एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। एमाइलोलाइटिक मतलब क्या है, एमाइलेज मतलब जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम्स है। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम्स हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है, एक तो है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी एमाइलेज हमें मिलता है। स्टमक में जाने से स्टमक में कोई भी एमाइलेज नहीं है या एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है। पैंक्रियास इज आल्सो प्रोड्यूसिंग पैंक्रियाटिक एमाइलेज, इंटेस्टाइन में भी होता है। तो कीपिंग दिस पॉइंट्स इन माइंड, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सलाइवरी ग्लैंड एंड लीवर दे दिया, तो लीवर तो ऑब्वियसली कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम तो प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद स्टमक एंड लीवर, यहाँ पे दोनों ही रॉन्ग है, तो अल्टीमेटली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। स्टमक एंड पैंक्रियास, पैंक्रियास तो सही है लेकिन स्टमक तो गलत हो गया, तो ये पेयर ही गलत है, तो अल्टीमेटली ये भी रॉन्ग है। एंड सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियास, तो ये करेक्ट है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करता है,
पैंक्रियास जो प्रोड्यूस करता है इस पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो दोनों ही एमाइलोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। Then next question, milk protein is acted upon by a gastric enzyme. तो मिल्क प्रोटीन जो होता है वो है कैसीन, okay? और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल एंजाइम्स रहते हैं, पर्टिकुलरली इन द स्टमक ऑफ इन्फेंट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनिन। ओके, तो रेनिन इज अ मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कैसीन को कन्वर्ट कर देता है टू पैराकैसिनेट। सो यहाँ पे देखते हैं कौन सा कैसिन, तो मिल्क प्रोटीन का नाम है, तो ऑब्वियसली नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, इट इज रेनिन। रेनिन इज द एंजाइम व्हिच इज एक्टिंग ऑन द मिल्क प्रोटीन। नेक्स्ट, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अ हेल्दी पर्सन इट्स द फॉलोइंग डाइट, तो क्या क्या वो कंज्यूम कर रहे हैं, 5 ग्राम रॉ शुगर, ओके, देन 4 ग्राम एल्बुमिन, 10 ग्राम प्योर बफेलो घी, उसके साथ एडल्टरेटेड मतलब उसमें सा एडिशन हो गया है विथ 2 ग्राम ऑफ वेजिटेबल घी, ओके, एंड 5 ग्राम लिग्निन। तो ये सब चीजों को कंज्यूम करने से उस पर्सन ने कितना एनर्जी एक्वायर किया, तो इसको जानने के लिए जो एनसीईआरटी बुक में भी है, देयर इज 2 थिंग्स, एक है क्या, कैलोरीफिक वैल्यू और एक है फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम फैट को एक क्लोज चैम्बर दैट इज अ बोम कैलोरीमीटर में बर्न करने से वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो वो हमेशा ज्यादा होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम है, प्रोटीन के लिए 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम है, फैट के लिए 9.45 है, तो वो हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन अगर वो सेम अमाउंट हम अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, okay, तो वो एक्चुअली हमें कितना एनर्जी देता है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम ऑफ फैट और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, फिजियोलॉजिक वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए है 4, प्रोटीन के लिए है 4 एंड फैट के लिए है 9। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 ग्राम रॉ शुगर मतलब 5 हो जाएगा, उसको हमें इंटू करना पड़ेगा 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद 4 ग्राम एल्बुमिन है, 4 ग्राम एल्बुमिन मतलब ये क्या होगा, प्रोटीन होगा, तो 1 ग्राम 4 है तो 4 इंटू 4, क्योंकि प्रोटीन का फिजियोलॉजिक वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 4 करना पड़ेगा। उसके बाद 10 ग्राम प्योर घी, उसके साथ 2 ग्राम वेजिटेबल घी मिक्स कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली 12 ग्राम्स ऑफ घी वाज कंज्यूम बाय द पर्सन, तो 12 ग्राम ही कंसिडर करना पड़ेगा, 12 इंटू 9 हो जाएगा, ओके, 12 इंटू 9 है। उसके बाद जो 5 ग्राम लिग्निन दिया है, तो लिग्निन इज नॉट डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी, तो अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग अस एनर्जी, तो इसलिए हम लिग्निन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसको जब हम सम करेंगे, द आंसर कम्स आउट टू बी नंबर 1, इट इज 144। तो हमें ये याद रखना है, अगर एक पर्सन कंज्यूम करता है तो उसको फिजियोलॉजिक वैल्यू जो होता है वो कंसिडर करना पड़ेगा, जो कार्बोहाइड्रेट के लिए 4 है, प्रोटीन के लिए 4 है और फैट के लिए 9 है। तो वो जितना ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेता है उसको हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोटीन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फैट को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर लिग्निन दिया है, सेल्यूलोज दिया है, डाइटरी फाइबर्स दिया गया है, तो ये सब हम डाइजेस्ट ही नहीं करते, तो वो एनर्जी देने का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है, तो इसलिए इनको हम माइनस कर देंगे और जो सम होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो इन हियर करेक्ट आंसर इज 144। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन व्हेन। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे, ओके। तो इसलिए हमें ये चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है
लिपिड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, तो लिपिड में तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं होता है, एस्टर बॉन्ड होता है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट करेक्ट। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं होता है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज, तो स्टार्च है एक कार्बोहाइड्रेट, ओके, जिस पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ग्लूकोज जो है स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है। स्टार्च में नो डाउट एक और ब्रांचिंग पॉइंट में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी रहता है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन स्टार्च, तो जब वो डाइजेस्ट होता है एमाइलेज से देन इट इज बीइंग ब्रोकन डाउन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी हमें ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, दोनों कॉलम्स को मैच करना है, तो ये बहुत ही इजी है। जो यूरिडाइन है, तो यूरिडाइन जो होता है, हम किस चीज को यूरिडाइन बोलते हैं, विच इज अ न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लियोसाइड को हम कैसे नाम देते हैं, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन, इन दैट वे। सो यूरिडाइन जो है मतलब वो है एक न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो नंबर 2 होगा। जब हम उसको एडिनाइलिक एसिड बोलते हैं, ओके, एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, तो ये बोलने से वो उसका मीनिंग है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोटाइड, नंबर 4। देन नेक्स्ट इज पायरिमाइडिन, तो जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक है प्यूरिन बेस, एक है पायरिमाइडिन बेस। तो हम जब पायरिमाइडिन बोलते हैं तो वी आर मीनिंग अ नाइट्रोजन बेस, तो पायरिमाइडिन जो है एक नाइट्रोजन बेस है। और जब राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं मतलब आरएनए, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, तो ये हो जाएगा दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो 1 है 4, तो दिस 1 है 2, देन 2 इज बी जो है, 4 है, सी इज 1। ओके, तो नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन अ सर्टेन पर्सन इट्स बॉइल्ड पोटैटो, तो ये इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में दिया गया है। तो अ सर्टेन पर्सन इट्स बॉइल्ड पोटैटो, वन ऑफ द फूड कंपोनेंट्स इन इट इज। ओके, तो जब बॉइल्ड पोटैटो लेते हैं तो ऑब्वियसली बॉइल्ड पोटैटो में क्या चीज रहता है, इट इज ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, स्टार्च इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बॉइल्ड पोटैटो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लैक्टोज विच इज इनडाइजेस्टेबल। फर्स्ट थिंग, ये स्टेटमेंट दोनों साइड से ही गलत है। एक तो है कि लैक्टोज बॉइल्ड पोटैटो में रहता ही नहीं है, सेकंड लैक्टोज अगर रहता भी तो वो तो डाइजेस्ट हो सकता है, ये नहीं कि लैक्टोज इज नॉट डाइजेस्टेबल। ओके, लेकिन द फर्स्ट थिंग इज दैट लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट ओनली इन द बॉइल्ड पोटैटो, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि स्टार्च विच डज नॉट गेट डाइजेस्टेड, तो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ बॉइल्ड पोटैटो। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि नॉट डाइजेस्टेड। ओके, तो ये तो गलत है, तो हम अगर बॉइल्ड पोटैटो लेंगे तो ऑब्वियसली स्टार्च जो है वो तो डाइजेस्ट होगा ही, तो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, सेल्यूलोज विच इज डाइजेस्टेड बाय इंटेस्टाइनल सेल्यूलेज, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है वो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सेल्यूलेज एंजाइम रहता ही नहीं है। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो ऑब्वियसली लास्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट होना ही पड़ेगा। तो देखिए, डीएनए विच गेट्स डाइजेस्टेड बाय पैंक्रियाटिक डीएनएस, तो हम जब एक प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं या एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उसमें तो डीएनए एंड आरएनए रहेगा ही, और जो डीएनए आरएनए रहता है उसको कौन डाइजेस्ट करता है, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का 2 कैटेगरी है, डीएनएस एंड आरएनएस। अगर वो डीएनए होगा तो डीएनएस डाइजेस्ट करेगा, आरएनए होने से आरएनएस डाइजेस्ट करेगा, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप, अगर अच्छे से क्वेश्चन पता भी नहीं है सपोज, तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको फाइंड आउट करना है। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि एक एक स्टेटमेंट को हमने माइनस करते गए कि ये नहीं होगा,
तो अल्टीमेटली डीएनए तो रहेगा ही, एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। तो डीएनए जो होता है बॉयल पोटैटो में, तो वो पैंक्रियाटिक डीएनए उसको डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, देन व्हाट इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? तो आउट ऑफ ऑल दिस पूछा गया है कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो पहले हमें जानना है कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं, मतलब उसका क्या मीनिंग है कि रिड्यूसिंग शुगर, तो दे कैन रिड्यूस फेहलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट। तो वो क्यों रिड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि उन लोगों के पास एक फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है, वो आइदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है। ओके, आइदर एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन ग्रुप हो सकता है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है देन दैट सुगर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो ये है रिड्यूसिंग शुगर का डेफिनेशन। तो अभी क्या है, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो तो किसी के साथ बाइंड नहीं करते, तो ऑब्वियसली उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा फ्री ही रहेगा। तो इसलिए जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो तो हमेशा ही रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन इसलिए यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड है कौन सा है? तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर ही है, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद आते हैं सुक्रोज और मेल्टोज पे। तो सुक्रोज एंड मेल्टोज क्या है? दे आर द डाइसेकेराइड्स। तो ये डाइसेकेराइड्स है, लेकिन जो मेल्टोज है उसमें क्या है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज आर ज्वाइनिंग बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब फर्स्ट ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन इज ज्वाइनिंग टू नेक्स्ट ग्लूकोज नंबर 4 कार्बन। तो जो नेक्स्ट ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 फ्री है, मतलब उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है। तो इसलिए मेल्टोज जो है उसमें एक फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा, इसलिए मेल्टोज जो है वो भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन प्रॉब्लम होता है सुक्रोज। यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर है सुक्रोज। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज एंड इट इज लिंक्ड बाय 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 किसके साथ बाइंड कर रहा है? फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, and the functional group of glucose is binding with the functional group of fructose। तो दोनों का जो functional group है वो used up हो गया है in the process of forming the bond, and as a result कोई भी functional group free नहीं है, and that's why sucrose is an example of a non reducing sugar। तो ये correct answer हम लोग का हो जाएगा sucrose। उसके बाद आता है assertion reasoning में। तो ये भी एक है from the digestion chapter। तो देखते हैं first assertion में क्या लिखा है। The esophagus is a thin long tube which extends anteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach। Okay, तो ये लाइन तो पूरा NCERT बेस्ड है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। The problem is anteriorly। Okay, जो बाकी सब ठीक है। तो इसोफेगस जो है वो पोस्टीरियरली एक्सटेंड करेगा, एंटीरियरली तो वो कनेक्टेड है टू द फेरिंग्स। ओके, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी द इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब व्हिच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू। तो इसलिए हमें पता चल गया है कि असर्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग है। तो अभी जाते हैं रीजन पर। रीजन क्या है? The stomach has 3 major parts। तो major parts 3 होता है, no doubt। ओके, तो यहाँ तक तो करेक्ट है। A fundic portion into which the esophagus open, तो ये ही रॉन्ग हो गया। ओके, जो कार्डियक पोर्शन है वहां पर आकर इसोफेगस ओपन होता है, एंड जो पाइलोरिक पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को लीड करता है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि फंडिक पोर्शन जो है वो इसोफेगस is opening into fundic portion, तो that's why it is not correct। तो इसलिए ये दोनों statements wrong है, मतलब assertion भी wrong है and the reason is also wrong। assertion is wrong because anteriorly लिखा है और ये wrong हो गया because of this part। तो that's why if both assertion and reason are false तो हो जाएगा number 4। Then sperms in male cockroaches are stored in which part of the reproductive system? तो ये cockroach से है, मतलब structural organization से है। This is a very easy question and it is also a previous year question भी है ये।
तो स्पर्म जो होता है मेल कॉकरोच में हमेशा सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होता है, ओके, एंड दिस इज हेल्पिंग इन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पर्म्स, ऑल्सो स्पर्म्स को वायबल रखने में भी हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है सेमाइनल वेसिकल। देन नेक्स्ट, पिक द करेक्टली मैच्ड पेयर। तो हमें कौन सा करेक्ट पेयर है तो उसको फाइंड आउट करना है, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट लिखा गया है कार्टिलेज और उसमें लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑब्वियसली कार्टिलेज जो है उसका मैट्रिक्स हार्ड है एंड इट इज कमिंग अंडर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। उसके बाद लिखा है एडिपोस टिश्यू में लिखा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि एडिपोस टिश्यू में इट्स अ पार्ट ऑफ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू जहां पे सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड है, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। देन एरियोलर टिश्यू में लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। एरियोलर टिश्यू जो है जहां पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट, तो जो सेल्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं वो बहुत लूजली अरेंज है इन द मैट्रिक्स, सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। टेंडन लिखा है स्पेशलाइज, तो टेंडन आ जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, तो ये भी रॉन्ग है, तो आंसर 3 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से ही एक क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज। तो जो गैप जंक्शन होता है वो क्या करता है, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो जब साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होते हैं तो आयंस एंड ऑल दिस थिंग्स कैन पास freely through this junction, okay, so keeping this in mind let us see the options. So option number 1 में लिखा है facilitate communication between adjoining cells by connecting cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules, so obviously this is the correct answer. First ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकेंड में लिखा गया है सॉफ्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, तो वो तो टाइट जंक्शन का स्टेटमेंट है। उसके बाद सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नॉट करेक्ट, वो ज्वाइन ही करता है दो सेल्स को, तो ये इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, तो वो एडहरिंग जंक्शन का काम है, नॉट द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, सो नंबर 1 इज करेक्ट और ये करेक्टली डिस्क्राइब करता है। Then next, which of this is not true about hepatic KK in cockroach? जो hepatic KK है कॉकरोच में, फर्स्ट वो क्या है हमें वो जानना है। 6 to 8 blind tubules जो रहता है फोरगाट और मिडगाट के बीच में एंड हेल्प करता है इन द डाइजेशन प्रोसेस इन कॉकरोच, तो इस चीज को माइंड में रख के हमें स्टेटमेंट्स देखना है। तो फर्स्ट में लिखा है इट लाइज बिलो द गैस्ट्रिक केकी, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। इट लाइज बिलो द गैस्ट्रिक केकी इज नॉट करेक्ट, क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो रहता कहाँ पे है, फोरगट और मिडगट के बीच में, और गैस्ट्रिक केकी उसका अनदर नेम है, तो हेपाटिक केकी इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रिक केकी, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट करेक्ट। बाकी ये सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस भी करेक्ट है, it is composed of blind tubules भी correct है, 6 to 8 blind tubules, it is located between foregut and midgut भी correct है, जो only incorrect है is number 1, okay, तो इससे हमें gastric केकी is another name of hepatic केकी। तो अभी ये एनिमल किंगडम का है, हमें मैच करना है, तो इट्स वेरी इजी। स्टारफिश जो है वो क्या हो जाएगा, एस्टेरोपेक्टेन। जेलीफिश जो है उसका साइंटिफिक नेम हो गया ऑरेलिया। डेविल फिश जो है वो हो जाएगा ऑक्टोपस, एंड कटल फिश जो है वो हो जाएगा सेपिया। तो ए इज क्यू, बी इज आर, सी डेविल फिश जो है वो एस होगा, एंड डी इज, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी आते हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मसल पार्ट, हाउ आर स्केलेटल मसल सिमिलर टू विसरल मसल। ओके, तो देखो हमारे बॉडी में 3 टाइप ऑफ मसल्स मिलता है, स्केलेटल मसल, विसरल मतलब स्मूथ मसल, एंड कार्डियक मसल। तो इन तीनों मसल्स में ना कुछ सिमिलरिटीज भी होता है, उनके बीच में कुछ डिसिमिलरिटीज भी होता है।
तो अकॉर्डिंगली हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्केलेटल मसल है और जो विसरल मतलब स्मूथ मसल है उसमें क्या सिमिलरिटीज है। तो पॉइंट्स देख लेते हैं। शेप ऑफ मसल फाइबर, तो देखो स्केलेटल मसल जो है वो तो सिलिंड्रिकल शेप्ड है और जो विसरल मसल है वो स्पिंडल शेप्ड है, तो ऑब्वियसली शेप के वाइज तो दोनों में सिमिलरिटी हो ही नहीं सकता। देन मसल फाइबर हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो स्केलेटल मसल है दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड जो स्मूथ मसल है दैट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लिय ऑल्सो वो दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स मतलब स्ट्राइएशंस। तो स्ट्राइएशन जो है वो कभी भी स्मूथ मसल में हमें नहीं मिलता है, स्ट्राइएशंस मिलता है विच आर वेरी कॉन्स्पिक्यूअस या वेरी प्रोमिनेंट इन स्केलेटल मसल, और जो कार्डियक मसल है उसमें थोड़ा सा फेंट है, फिर भी मिलता है लेकिन स्मूथ मसल में नहीं मिलता है, तो ये रॉन्ग है। ओके, तो ऑब्वियसली आंसर होगा नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स, जो हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो अगर एवरी मसल फाइबर इज कंसिस्टिंग ऑफ मायोफाइब्रिल्स, तो उनके अंदर मायोफाइब्रिल्स रहेगा ही, लेकिन एक्टिन जो है वो लाइट बैंड होता है, मायोसिन जो है वो डार्कर बैंड देता है। स्मूथ मसल के अंदर भी एक्टिन एंड मायोसिन दोनों हैं, but they are not giving a appearance or they are not arranged in a way that they are giving a light and dark appearance. Okay, लेकिन myofibril जो होता है contraction के लिए important है and they are present in all the 3 type of muscles. So number 3 is the correct answer. Then अभी हमें match the column करना है। adipose tissue जो है obviously ये fat tissue है। okay, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्किन है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम व्हिच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, तो स्किन इज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। हाइलाइन जो कार्टिलेज है हमें नेजल सेप्टम में मिलता है, तो नोज में मिलता है वो। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सारा प्लेसेस में हाइलाइन कार्टिलेज इज फाउंड एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो है ब्लड। ओके, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा नंबर 2। देन आते हैं, दिस इज फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल्स। तो सेल्यूलोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज हमें जानना है कि सेल्यूलोज जो है वो किससे बना है। तो सेल्यूलोज जो है एक होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीसेकेराइड, मतलब एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बना है जो कि है बीटा डी ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज जो है वो बीटा फॉर्म में है, तो बीटा डी ग्लूकोज। सो इट इज अ रिपीटिंग यूनिट फॉर्म बाय बीटा डी ग्लूकोज। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है ये अनब्रांच है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस टू स्टेटमेंट लेट अस सॉल्व इट। तो पहले लिखा गया है ब्रांच चेन, तो इसमें ही ये गलत हो ही गया है, ये ब्रांच चेन नहीं है, स्ट्रेट चेन है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है अनब्रांच चेन ऑफ, मतलब अनब्रांच मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, करेक्ट, लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये करेक्ट है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ब्रांच चेन यहाँ पे दे ही दिया गया है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अनब्रांच चेन तक करेक्ट था, लेकिन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 2। Then which of the following statement is false regarding protein? So कौन सा statement प्रोटीन के हिसाब से गलत है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर, ये तो करेक्ट है, हेटेरो बिकॉज प्रोटीन कभी एक तरह के एमाइनो एसिड से नहीं बना होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एमाइनो एसिड, इट इज मेड अप ऑफ, एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर नहीं है, हेटेरोपॉलीमर है, मेड अप ऑफ डिफरेंट एमाइनो एसिड, सो दैट्स व्हाई इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। उसके बाद कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, ये भी करेक्ट है, कोलाजन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है एनिमल वर्ल्ड में।
देन रुबिस्को एंजाइम इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, सबसे अबंडेंट प्रोटीन पूरे बायोस्फीयर में रुबिस्को है। देन स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल, तो ये रॉन्ग है। ओके, तो ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज करके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन उसका अमाइनो ग्रुप जो है वो फ्री रह जाता है। एंड जब ऐसे जॉइन होते जाता है अमाइनो एसिड, जो लास्ट वाला रह जाता है उसका अमाइनो ग्रुप फ्री रहता है। तो ऑब्वियसली अगर इस चीज को हम लोग ध्यान दें तो फर्स्ट अमाइनो एसिड का क्या ग्रुप फ्री रह जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सी टर्मिनल। एंड द फर्स्ट जो अमाइनो एसिड है उसका एन अमाइनो ग्रुप फ्री रह जाता है, तो इसलिए वो हो जाएगा एन टर्मिनल। एंड जो लास्ट अमाइनो एसिड है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फ्री रह जाएगा, तो वो हो जाएगा सी टर्मिनल। मैं यहाँ पे सेंटेंस क्या रॉन्ग हो गया कि उसको उल्टा लिख दिया है, फर्स्ट अमाइनो एसिड शुड बी एन टर्मिनल and the last amino acid should be C terminal. So this is that's why this statement is wrong about the protein. Then next, one of the constituents of pancreatic juice that is poured into the duodenum in human is, तो pancreas जो है वो produce करता है 6 enzymes, उसमें से 3 जो है that is the proteolytic enzyme जैसे trypsinogen, chymotrypsinogen, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और बाकी जो एमाइलेज, न्यूक्लियस या लाइपेज वो एक्टिव फॉर्म में ही आता है। तो जब वो डिओडेनम में पोर हो रहा है या जब वो हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला को क्रॉस कर रहा है, देन इट इज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। आफ्टर कमिंग टू द डिओडेनम, जो एंटेरोकाइनेस एंजाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करके ट्रिप्सिन बनाता है। उसके बाद ट्रिप्सिन जो है बाकी 2 एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वो डिओडेनम में पोर हो रहा था तो कौन से फॉर्म में पोर हो रहा था, ट्रिप्सिन फॉर्म में तो वो पोर नहीं हो रहा था, वो पोर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, काइमोट्रिप्सिन फॉर्म में भी वो पोर नहीं होता है, इनएक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिनोजन फॉर्म में पोर होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हमें ध्यान देना है, एंटेरोकाइनेस तो पैंक्रियाटिक एंजाइम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, वो इनएक्टिव फॉर्म में पोर होता है, नॉट इन द एक्टिव फॉर्म, एंड दैट इज द थिंग हियर। तो हमें ये याद रखना है कि वो जब आएगा हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला को क्रॉस करेगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, आने के बाद ही वो एक्टिव होगा, दैट्स व्हाई ट्रिप्सिनोजन इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद ऑन हाइड्रोलाइसिस अ न्यूक्लियोसाइड बोला है यहाँ पे वुड नॉट यील्ड। तो पहले हमें जानना है न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो बना है एक पेंटोस शुगर, ओके, एंड प्लस द नाइट्रोजन बेस। तो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिलाकर बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो और न्यूक्लियोसाइड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ बाइंड होकर बनाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इसलिए हम जब एक न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट अ नाइट्रोजनस बेस एंड विल गेट अ शुगर। तो प्यूरिन बेस हमें मिल सकता है, पाइरीमाइडिन बेस हमें मिल सकता है, पेंटोस शुगर भी मिलेगा, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड नहीं मिलेगा क्योंकि वो रहता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। सो नाउ वी हैव टू मैच दिस फॉलोइंग। तो जो लिम्बलेस रेप्टाइल है ना वो क्या होगा, स्नेक होगा। तो यहाँ पे देखो A इज इक्वल टू 3, तो एक ही ऑप्शन, तो ये हमें करेक्ट मिल ही गया है। फिर भी मैं बोल देती हूँ, जॉलेस एम्फीबियन हो जाएगा लैम्प्री, एम्फीबियन इज योर salamander, cartilaginous fish is shark and flightless bird is ostrich. So यहाँ पे एक सॉल्व करने से मिल ही जाता है, this is a very easy question. Then which of the following is a phospholipid? ये बहुत ही easy question है। phospholipid मतलब लिपिड प्लस फॉस्फेट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है इसके बारे में, दैट इज लेसिथिन। इसमें रहता है, दिस इज द करेक्ट आंसर, इसमें रहता है एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, 1 फॉस्फेट विच इज अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलाइन। सो ऑब्वियसली ये आंसर है लेसिथिन।
देन प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ, प्रोटीन्स में क्या क्या चीजें रहता है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। तो प्रोटीन में जो है हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का जो है वो सबसे, अगर हम बोले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और जो सबसे ज्यादा मिलता है, मोस्ट स्टेबल भी है, ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी करता है, तो वो हमेशा टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए जो स्ट्रक्चर नेसेसरी है, दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। देन आते हैं एक असर्शन रीजनिंग पर। असर्शन में लिखा है कॉलमनर एपिथेलियम लाइनिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा appears to have a brush border appearance। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग है वो कॉलमनर एपिथेलियम है और वो ब्रश की तरह दिखता है, तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट थिंग। देन नेक्स्ट आते हैं रीजन के ऊपर। अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट, ओके, विच ऑन ब्रश border columnar epithelium, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो माइक्रोविलाई होता है वो देता है ब्रश border appearance, ओके, इसलिए क्या है, दिस रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। एक्चुअली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। मतलब जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो इंटेस्टाइन में मिलता है, और वो क्यों कॉलमनर एपिथेलियम है, वो क्यों ब्रश border हम उसको बोलते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रोविलाइज रहता है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। Then which of the following statement is false about cockroaches? तो वो नॉक्टर्नल होते हैं, रात में एक्टिव है, इज करेक्ट, ओके। फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी आते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वेक्टर्स ऑफ डिजीजेस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन स्कैवेंजर्स नहीं है, वो क्या है, omnivorous, omnivores, okay, so they are omnivores, they are taking both plant and animal material, so they are omnivorous। scavengers नहीं होते हैं, तो number 3 is the incorrect statement about cockroach। okay. Then which of the following does not help in excretion in cockroaches? okay, तो कॉकरोच का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हम जानते हैं इस मेल्फिजियन ट्यूबल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट नेफ्रोसाइट्स भी करता है, यूरिकोस ग्लैंड भी करता है, फैट बॉडीज भी करता है, लेकिन हेपाटिक केकी जो है हमें मिला ही है, हेपाटिक केकी इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्प्स इन डाइजेशन नॉट इन एक्सक्रीशन। सो नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस। Then select the incorrect statement about cockroach, okay, तो incorrect statements में कॉकरोच का जो एंटायर बॉडी है वो एक एक्सोस्केलेटन से बना हुआ है, चिटिनियस एक्सोस्केलेटन, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड चिटिनियस एंडोस्केलेटन लिख दिया, लेकिन ये क्या होना चाहिए था, एक्सोस्केलेटन। तो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी सब स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेस, स्क्लेराइड्स हम उसको बोलते हैं, ऊपर का स्क्लेराइड्स टर्जाइट है, नीचे का स्क्लेराइड स्टर्नाइट है, और वो आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज नंबर 1 व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच। देन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कॉकरोचेस के बारे में। मेल्फिजियन कॉर्पसल लिख दिया है, तो ऑब्वियसली मेल्फिजियन कॉर्पसल नहीं है, मेल्फिजियन ट्यूबल्स है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंटेन 12 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स लिख दिया है, 12 नहीं है, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स होता है, तो ये भी रॉन्ग है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ऑफ ओपन टाइप, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है उन लोगों का ओपन टाइप है। सेल्स आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन द ब्लड, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द सेल एंड द ब्लड, cell and the blood, and they are not having particular blood vessels। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 10 पेयर्स लिख दिया, ये शुड होना चाहिए था 12 पेयर्स, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो 3 नंबर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following statement is not correct about cockroach heart? तो ट्यूबुलर है, करेक्ट है, मास्कुलर है, करेक्ट है, 13 चैम्बर्स होता है, वो भी करेक्ट है, वेंट्रली प्लेस नहीं है, डोर्सली प्लेस्ड है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. Then an important characteristic that hemichordates share with chordate is, तो hemichordata is called as half chordates, तो वो chordates के साथ बहुत रिलेशन उनका है. तो पहले तो chordate का ही पार्ट था लेकिन बाद में उसको सेपरेट कर दिया गया है. तो अभी देखते हैं कि उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, ये पूछा गया है. एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो हेमिकॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड नहीं होता है लेकिन कॉर्डाटा में तो नोटोकॉर्ड होता है, तो दैट्स व्हाई ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, तो फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होगा कॉर्डेट्स का at any point of their life cycle, so that's why this is also not correct. Okay, ventral tubular nerve cord नहीं है, dorsal tubular nerve cord है, तो this is also not correct. Pharynx with gill slits, तो ये दोनों में कॉमन है. हेमिकॉर्डाटा जो है उसमें भी pharynx रहेगा, pharynx में gill slits रहेगा, and in the chordate also pharynx will be perforated by gill slits at least at some point of their life cycle. So number 3 is the similarity between the chordate and the hemichordate. Okay. Then हमें correct statement को यहाँ पे ढूंढना है. All Pisces have gills covered with operculum. तो ये statement क्यों wrong हो गया? क्योंकि Pisces एक super class है, उसमें chondrichthyes आएगा and osteichthyes आएगा, तो chondrichthyes में operculum नहीं होता है, तो that's why this is wrong. All reptiles have 3-chambered heart, लेकिन crocodile is a reptile which is having 4-chambered heart, so this is also wrong. All cyclostome do not possess jaw and paired fins. This is the correct statement. Okay? क्योंकि सभी cyclostome जितना भी हमें एग्जाम्पल मिलेगा जॉलेस है वो लोग, और उन लोगों में पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं. And all mammals are viviparous. This is statement is also wrong क्योंकि जो prototherians है that are egg laying mammals. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा नंबर 3. द टैक्सॉन रिप्रेजेंटिंग बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन. ओके, जो फ्रेश वाटर एंड मेराइन होता है, तो टीनोफोरा, इकाइनोडर्म्स एंड सेफालोकॉर्डेट्स दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. सिर्फ मेराइन ही मिलता है, लेकिन निडेरिया और सिलेंटेरेटा जो है उसमें हाइड्रा है, फ्रेश वाटर, जेलीफिश है, मेराइन, तो दोनों ही मिलता है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन. तो नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. देन असर्शन में लिखा गया है काइलोमाइक्रॉन्स आर फैट कोटेड प्रोटीन गोबलेट्स. तो यहाँ पे मैं क्या गोब्यूल्स लिखा है, तो यहाँ में क्या हो गया, उल्टा लिख दिया है. तो इट शुड बी प्रोटीन कोटेड फैट ड्रॉपलेट्स, तो यहाँ पे लिख दिया लेकिन फैट कोटेड प्रोटीन ड्रॉपलेट्स, तो ये तो असर्शन रॉन्ग है. और रीजन में लिखा है काइलोमाइक्रॉन्स आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड माइसिलीज, लेकिन माइसिलीज आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स. तो दैट्स व्हाई असर्शन इज आल्सो रॉन्ग, रीजन इज आल्सो रॉन्ग, तो बोथ आर फॉल्स. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. Then one example of animals having a single opening to the outside that serve both mouth and anus. मतलब इसमें पूछा गया है कि किस ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो एस्टेरियस तो हो गया, स्टारफिश is having a complete digestive system, comes under Echinodermata. Ascidia है is coming under Chordata. Okay? Octopus is coming under Mollusca. तो they are all having what complete digestive system. 2 openings ही होता है. फेसियोला जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थिस में आता है, फ्लैटवर्म है, and that's why it is having a single opening that is acting as mouth and anus. So number 1 is the correct answer. Then this category of animals correctly describes with no single exception. मतलब एक भी single exception नहीं है, पूरा statement ही correct है. तो इसमें हम नीचे से जाते हैं. All sponges are marine and have polar cells. तो सब स्पॉन्जेस तो मेराइन नहीं होता है, जैसे स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर, तो दिस स्टेटमेंट इज हैविंग एक्सेप्शन. ओके, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, तो ये स्टेटमेंट भी एक्सेप्शन होता है. प्रोटोथेरियंस आर एग लेइंग मैमल्स, दे आर ओविपेरस, तो ये भी करेक्ट नहीं है. ऑल रेप्टाइल्स पॉजेस स्केल हैव अ 3-chambered हार्ट, तो हम पहले भी बोला है क्रोकोडाइल इज हैविंग 4-chambered हार्ट, तो इसमें भी एक्सेप्शन है.
ये भी करेक्ट नहीं है। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड ओपर्कुलम, तो यहाँ पे बोनी फिशेस लिखा है तो सब बोनी फिशेस में ओपर्कुलम भी होगा और 4 पेयर्स ऑफ गिल्स को वो कवर करके रखेगा। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट। देन स्टेटमेंट में आते हैं ऑस्टिकथिस स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि कॉन्ड्रिक्थिस जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको स्विम करना पड़ता है क्योंकि उसमें एयर ब्लैडर नहीं होता है। तो ऑस्टिकथिस जो है उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना नहीं होता है। स्टेटमेंट 2, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन फिशेस ऑफ क्लास ऑस्टिकथिस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब ऑस्टिकथिस का एयर ब्लैडर रहता है इसके वजह से उसको कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया है कि स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, तो नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ग्लैंड्स, तो हमने जो पाया है इन द केस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन द एपिथेलियल टिश्यू इज ऑलवेज फॉर्मिंग ग्लैंड्स। ओके, तो जो नर्वस टिश्यू मस्कुलर एंड कनेक्टिव इज नॉट द आंसर, एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू is always forming different type of glands that we got in the structural organization. Then which of the following pairs of food component in human reaches the stomach undigested, तो stomach में कौन सा component completely undigested form में जाता है? एक है कि बकल कैविटी में सिर्फ सलाइवरी एमाइलेस रहता है तो सिर्फ स्टार्च ही डाइजेस्ट होता है और बाकी जितना भी कंपोनेंट्स है ना वो कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड स्टमक में रीच करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में भी स्टार्च दिया है, 2 में भी स्टार्च दिया है, 3 में भी स्टार्च दिया है। ओके, तो ऑब्वियसली ये तीनों तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्च 30% जो है वो बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है। तो ये ऑप्शन होगा फैट एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा एंड बकल कैविटी में फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, तो that's why fat and cellulose reach the stomach completely undigested. Then Brunner's gland occurs in, Brunner's gland जो है वो हमेशा हमें ये स्पेशल एक चीज हम बोलते ही है हिस्टोलॉजी पार्ट में ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम ओनली। ओके, तो ये होगा सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम, नॉट इन द म्यूकोसा में नहीं रहता है, सब म्यूकोसा में रहता है, दैट टू इन द डिओडेनम पोर्शन ओनली। उसके बाद असर्शन में इन कॉन्स्टिपेशन द फेसेस आर रिटेन विद इन द कोलन, तो ये करेक्ट है। रीजन इन कॉन्स्टिपेशन द बाउल मूवमेंट्स ऑकर इरेगुलरली, और रीजन भी करेक्ट है। मतलब कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, द फेसेस आर रिटेन इन द कोलन बिकॉज the bowel movement is not occurring regularly, it is occurring irregularly। तो यहाँ पे जो है assertion reason तो correct है ही and reason is the correct explanation of assertion, तो number 1 is the answer। okay. And last में the epithelium of air sac of lungs and the walls of blood vessel is, तो air sac मतलब alveoli and जो lungs का alveoli है उसमें diffusion of the gases होता है और जो ब्लड वेसल का इनर लाइनिंग है कैपिलरीज में क्या होता है उसमें भी डिफ्यूजन होना पड़ता है ऑफ द फूड एंड ऑफ द गैसेस। तो इसमें सबसे थिनेस्ट जो लेयर होता है वही रहना पड़ेगा। ब्लड वेसल में हम उसको एंडोथेलियम बोलते हैं लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ अ स्क्वामस एपिथेलियम। तो आंसर इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द एयर सैक ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द blood vessel which is helping in the diffusion of the gases. So we have come to the end of the question paper. So I hope you have understood it properly. बहुत easy था, mixture of questions था, easy and tough का, लेकिन NCERT based ही था. Hope you understand and it's helpful for you all. Thank you.